कभी कभी अपना ही घर सबसे ज्यादा ठंडा लगता है। इसलिए नहीं क्योंकि वहां हीटर नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां आपको देखने वाला कोई नहीं होता। ये कहानी है दो दोस्तों की और एक ऐसे घर की जहां एक इंसान चुप चुप कर ठिठुर रहा था। कहानी की शुरुआत होती है उस पुराने सरकारी स्कूल के कमरे से जहां की दीवारों पर आज भी उनकी शरारतों के निशान होंगे। अमित और रवि की दोस्ती ऐसी थी कि लोग उन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू कहते थे। दोपहर के लंच ब्रेक में जब स्कूल की घंटी बजती थी तो दो टिफिन जरूर खुलते थे, लेकिन हाथ एक ही टिफिन में जाते थे। अगर अमित के टिफिन में माँ ने आलू के परांठे रखे हैं तो रवि का हक उस पर पहले होता था। वो एक ही बेंच पर बैठकर बड़े बड़े सपने देखते थे। रवि कहता था, भाई एक दिन अपनी बड़ी सी कंपनी होगी, और अमित मुस्कुराकर कहता, कंपनी तेरी होगी पर चलाऊंगा मैं। जब भी क्लास में शोर मचता और टीचर डंडा लेकर आते तो सजा भी दोनों को साथ मिलती। अगर एक को क्लास से बाहर निकाला जाता तो दूसरा जानबूझकर ऐसी गलती करता कि उसे भी बाहर खड़ा कर दिया जाए। गलियारे में धूप में खड़े होकर भी वो दोनों अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे। फिर कॉलेज के दिन आए। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही सपने और बड़े हो गए। पुरानी साइकिलों की जगह अब एक खटारा सी बाइक ने ले ली थी। लेक्चर्स अटेंड करने से ज्यादा जरूरी था चाय की टपरी पर घंटों बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाना। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर वादे किए थे, चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त की अपनी एक अलग स्याही होती है जिससे वो हर किसी की तकदीर अलग पन्नों पर लिखता है। पढ़ाई खत्म हुई, शादियां हुई और धीरे धीरे जिंदगी ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। रवि, जो एक खानदानी बिजनेस फैमिली से था, उसकी राहें आसान थी। उसके लिए जिंदगी एक मखमली कालीन की तरह थी। उसके पास विरासत में मिला कारोबार था, गाड़ियां थीं और नौकर चाकर थे। रवि के लिए जिंदगी का मतलब था सुविधा। अगर उसे गर्मी लगती तो वो एसी का रिमोट ढूंढता, अगर उसे थकान होती तो वो वेकेशन पर निकल जाता। दूसरी तरफ था अमित, एक साधारण मिडिल क्लास परिवार का इकलौता और जिम्मेदार बेटा। अमित के कंधों पर सिर्फ उसका अपना बोझ नहीं था, बल्कि बूढ़े माता पिता की दवाइयाँ, घर का किराया, छोटी बहन की पढ़ाई और आने वाले कल की चिंताएं थी। उसके लिए जिंदगी का मतलब मौज नहीं, बल्कि फर्ज बन चुका था। अमित के लिए सर्दी का मतलब चाय का आनंद लेना नहीं था, बल्कि ठिठुरती सुबह में दूध का पैकेट लाने के लिए सबसे पहले उठना था। दोस्ती आज भी वही थी, फोन पर बातें भी होती थी, कभी कभी मुलाकात भी, लेकिन उन मुलाकातों में अब वो पुरानी बेफिक्री गायब थी। जब रवि अपनी नई कार की बात करता तो अमित मन ही मन अपने अगले महीने के बिजली के बिल का हिसाब लगा रहा होता। हालात ने उन दोनों के बीच एक ऐसी बारीक दीवार खड़ी कर दी थी जो दिखती तो नहीं थी पर महसूस हर पल होती थी। एक ही बेंच पर बैठने वाले दो दोस्त अब जिंदगी के दो अलग अलग पायदानों पर खड़े थे। एक आराम की नींद सो रहा था और दूसरा अपनों की नींद के लिए अपनी रातें कुर्बान कर रहा था। साल की वो पहली सुबह थी जब हवा में सिर्फ ठंड नहीं थी बल्कि एक चुभन थी। थर्मोमीटर का पारा गिरकर 4 डिग्री पर पहुंच चुका था। धुंध इतनी घनी थी कि खिड़की के बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस एक सफेद सन्नाटा पसरा हुआ था। अमित की नींद पूरी नहीं हुई थी। रात भर सर्दी की वजह से उसकी आंखें कई बार खुली थी, पर ठीक 5:30 बजे उसके दिमाग में एक जिम्मेदारी का अलार्म बज उठा। वो अलार्म घड़ी से भी ज्यादा तेज और शोर करने वाला था। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी रजाई को एक तरफ हटाया। जैसे ही उसके पैर नंगे फर्श पर पड़े, एक ठंडी लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। अमित चाहता तो 5 मिनट और सो सकता था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो नहीं उठा तो घर का पहिया थम जाएगा। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकला ताकि बच्चों और पत्नी की नींद न टूटे। रसोई का नल खोला तो उसमें से गिरने वाला पानी पानी नहीं बल्कि पिघली हुई बर्फ थी। उस पानी से चेहरा धोते ही उसकी हड्डियां तक कांप उठी। उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, उंगलियां मुड़ने से इनकार कर रही थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। एक के बाद एक काम अमित के सामने कतार लगाकर खड़े थे। सबसे पहले मोटर चलानी थी ताकि सबको गर्म पानी मिल सके। फिर नंगे सिर और एक पतली सी जैकेट पहनकर वो बाहर निकला, दूध का पैकेट लाने, ताज़ी सब्जियां लेने। कोहरे में साइकिल चलाते वक्त ठंडी हवा उसके चेहरे को चीर रही थी। घर वापस आकर बच्चों का टिफिन तैयार करना, गैस की हल्की सी गर्माहट में अपने हाथ सेकना और फिर से अगले काम में जुट जाना। अमित ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि अक्सर जो लोग घर की बुनियाद होते हैं वे शोर नहीं मचाते। वे बस चुपचाप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते जाते हैं। जैसे सर्दियों की सुबह सूरज चुपचाप कोहरे को चीरने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर कुछ ही किलोमीटर दूर रवि का आलीशान कमरा था।
वहां ठंड का एहसास तो था, लेकिन वो चुभन नहीं थी। रवि के लिए ये 4 डिग्री का तापमान सिर्फ एक और वजह थी, थोड़ी देर और सोने की। उसके कमरे में हीटर चल रहा था, भारी कंबल के अंदर एक सुकून देने वाली गर्माहट थी। जब उसकी नींद खुली तो उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि बाहर दूध आया या नहीं, या मोटर चली या नहीं। उसके लिए ठंड एक राहत थी, एक सुहाना मौसम था जिसमें देर तक सोया जा सकता था। रवि के लिए सर्दी एक विलासिता यानी लग्जरी थी, जबकि अमित के लिए यही सर्दी एक युद्ध बन चुकी थी। अमित ने उस वक्त इस फर्क को महसूस नहीं किया, क्योंकि उसके पास सोचने का समय नहीं था। वो तो बस अपने फर्ज की राह पर चल रहा था। लेकिन कुदरत और किस्मत सब देख रही थी। वो अमित की हर ठिठुरन, उसके सुन्न होते हाथों का हिसाब अपनी डायरी में लिख रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और सर्दी का मिजाज और भी सख्त होने लगा। अब कोहरा सिर्फ सुबह तक सीमित नहीं था, बल्कि दोपहर तक सूरज की रोशनी को सोख लेता था। अमित की पूरी दुनिया अब बस कुछ ही रास्तों के बीच सिमट कर रह गई थी। घर की सीलन भरी दीवारें, ऑफिस की पुरानी मेज, दवाइयों की कड़वी गंध वाली दुकान और बिजली के बिल जमा करने वाली लंबी कतारें। उसके लिए सवेरा होने का मतलब था नई चुनौतियां। कभी पिता के घुटनों का दर्द बढ़ जाता तो उसे मालिश के लिए तेल गर्म करना पड़ता। कभी बच्चों की वर्दी सूखती नहीं तो उसे प्रेस से सुखाते हुए घंटों खड़े रहना पड़ता। उसके हाथों की खाल फटने लगी थी, लेकिन उन दरारों को भरने के लिए उसके पास मरहम लगाने का भी वक्त नहीं था। दूसरी तरफ थी रवि की दुनिया। उसके लिए सर्दी सा मतलब था ऊनी कपड़ों का नया कलेक्शन, केसर वाली कश्मीरी चाय और ड्राइंग रूम के कोने में जलता हुआ हीटर। वो खिड़की के शीशे के पीछे से गिरती हुई ओस को देखता और उसे वो नज़ारा फोटोजेनिक लगता। उसके लिए ये वक्त सुकून का था, साल भर की थकान उतारने का था। एक शाम जब अमित ऑफिस से लौट रहा था, बर्फीली हवाएं उसके कानों को चीर रही थीं। उसने पुरानी जैकेट के बटन ऊपर तक बंद किए, लेकिन ठंड फिर भी अंदर तक रास्ता बना रही थी। तभी उसकी जेब में रखे पुराने फोन की घंटी बजी। रवि का फोन था। रवि बड़े उत्साह से बोला, भाई क्या मौसम है यार, देख रहे हो कितनी कातिल सर्दी है। मजा आ गया। कल ही मैंने नया हीटर लगवाया है, पूरा कमरा शिमला जैसा फील दे रहा है। सर्दी तो वाकई मजेदार है ना? अमित सड़क के किनारे अपनी बाइक रोककर खड़ा हो गया। उसके पैर सुन्न पड़ चुके थे और सामने वाली दुकान पर उसने उन दवाइयों के दाम पढ़े थे जो उसे आज खरीदनी थी। उसने एक गहरी सांस ली, जो धुएं की तरह हवा में घुल गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अमित ने बहुत धीमे से कहा, हाँ, मजेदार है। लेकिन उस हाँ में कोई उत्साह नहीं था। उसमें एक भारीपन था, एक ऐसी थकान थी जिसे नींद भी ठीक नहीं कर सकती थी। उसे एक शब्द में उन रातों का दर्द छिपा था जब वो कंबल कम पड़ने पर अपनी जैकेट ओढ़कर सो जाता था। उसमें उन दवाइयों के बिलों का बोझ था जो उसे ठंड के बहाने याद दिलाते थे कि वो एक मिडिल क्लास बेटा है। अमित उस पल समझ गया था कि कुदरत भले ही सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे, लेकिन इंसान की हैसियत उस मौसम का स्वाद बदल देती है। अमित के लिए ये मौसम कोई वेकेशन नहीं था, बल्कि एक रोज का इम्तिहान था, जहां उसे हर सुबह खुद को जलाकर अपनों के लिए गर्माहट पैदा करनी पड़ती थी। रवि के लिए जो मौसम रोमांटिक था, अमित के लिए वही मौसम एक जंग बन चुका था, खुद से, वक्त से और उन हालातों से जो उसे कभी रुकने नहीं देते थे। वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। उस रात कोहरा इतना घना था जैसे आसमान ने जमीन पर कोई सफेद कफन डाल दिया हो। अमित को घर लौटते लौटते रात के 11 बज चुके थे। ऑफिस में काम का बोझ, फिर रास्ते में पिता की दवाइयों के लिए 3 दुकानों के चक्कर, और ऊपर से वो बेतहाशा ट्रैफिक जिसने उसकी बची कुची हिम्मत भी सोख ली थी। जब उसने अपनी पुरानी बाइक घर के बाहर खड़ी की तो उसके हाथ इतने सुन्न हो चुके थे कि उसे चाबी घुमाने के लिए भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। घर के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी खामोशी ने घेरा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। रसोई की मेज पर कोई थाली ढकी हुई नहीं थी। ना ही किसी ने ये जानने के लिए इंतजार किया था कि हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में उनका बेटा, उनका पति घर लौटा भी है या नहीं। अमित का सिर तप रहा था। बुखार की तपिश उसके माथे पर साफ महसूस हो रही थी, लेकिन उसका शरीर अंदर से कांप रहा था। वो थका हारा उसी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया जहां से वो हर सुबह अपनी जंग शुरू करता था। अंधेरे कमरे में घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं थी। अमित ने बंद आंखों से अपनी भारी होती सांसों को महसूस किया, और तभी उस खामोशी के बीच उसके मन में एक ऐसा सवाल उठा जिसने उसकी रूह को कपा दिया। उसने सोचा, अगर आज मैं इसी कुर्सी पर बैठे बैठे दम तोड़ दूं, तो क्या सुबह होने से पहले किसी को भनक भी लगेगी? क्या कोई कमरे से बाहर आकर ये देखेगा कि मैं सोया हूं या मेरी सांसें रुक गई हैं? या फिर घर के लोग सिर्फ इसलिए जागेंगे क्योंकि सुबह का दूध नहीं आया? क्या मैं इस घर के लिए सिर्फ एक मशीन हूं जिसका काम बस चलते रहना है? ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं था।
ये एक टूटे हुए इंसान की आखिरी पुकार थी। उसे महसूस हुआ कि सर्दी बाहर की हवाओं में नहीं थी, बल्कि उसके अपने घर की दीवारों में थी। वो अपनों के बीच था, लेकिन इतना अकेला था जितना शायद कोई कब्रिस्तान में भी ना हो। उस रात अमित के सीने में जो दर्द उठा, वो सर्दी की वजह से नहीं था। वो उस अनदेखा किए जाने के एहसास से था, जो धीरे धीरे उसके दिल को जमा रहा था। उस रात सन्नाटा इतना गहरा था कि अमित को अपनी धड़कनें भी पराई लगने लगी थीं। सस्पेंस अब ये नहीं था कि अमित बचेगा या नहीं। सस्पेंस ये था कि क्या ये घर कभी घर बन पाएगा। अगली सुबह सूरज की रोशनी कोहरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अलार्म हमेशा की तरह 5:30 बजा। अमित की चेतना जागी। उसे याद आया कि उसे उठना है, मोटर चलानी है, दूध लाना है, वही सब काम जो उसे एक मशीन की तरह रोज करने थे। उसने अपने शरीर को बिस्तर से उठाने के लिए जोर लगाया। उसका दिमाग उसे आदेश दे रहा था, लेकिन उसके शरीर ने बगावत कर दी थी। जैसे ही उसने फर्श पर कदम रखने की कोशिश की, उसके घुटने किसी पुरानी इमारत की तरह भर भराकर गिर पड़े।